हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जाम लगभग 2 दिनों का हो चुका है, 1 दिन का और बचा हुआ है। अब चूंकि जो हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि एटलीस्ट इतने नंबर आपको जो है वो टारगेट करना है प्री में, लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों ने आसपास स्कोर किया हुआ है। और अब सभी का यही सवाल है कि सर एक मेंस की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो हम ईएसएम या फिर डीईएसएम कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं आपको 2 चीज बता देता हूं। मैं अभी जो ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी का जो 27 का पेपर हो जाएगा उसके बाद एक हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेंगे कि एटलीस्ट क्या इस बार का ओवरऑल पैटर्न क्या है और किस तरह से नंबर जाने वाले हैं। मेक श्योर करें सारे हमारे डिफेंस के सर लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे रीजनिंग को प्री से लेके मेंस तक हाई लेवल कंटेंट बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे होते हैं। मतलब रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सारे के सारे सर लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग बात करेंगे एक मेंस की ऐसी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी पे। अगर आप ईएसएम कैटेगरी से हैं, डीईएसएम कैटेगरी से हैं, तो क्या आप तरीका अपनाएंगे जिससे आपका मेंस का पेपर, क्योंकि सर असली गेम मेंस का है सर, आप समझें प्री जो है वो एक आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। भले आपने मार्क्स यहां पे गेन कर लिए लेकिन इसके मार्क्स ओवरऑल काउंट नहीं होते सर। ओवरऑल आपको मेंस का मार्क्स ही यहां पे जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर इस बार ईएसएम कैटेगरी में एसबीआई क्लर्क के अंदर वैकेंसीज कैसी हैं। ये सर लास्ट ईयर की वैकेंसी है और ये ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है सर। इसको आप मेंस का कट ऑफ मत मानिएगा, प्री का कट ऑफ मत मानिएगा। जो फाइनल नंबर आते हैं ये उसके कट ऑफ के नंबर है सर। इस बार ये आपकी वैकेंसीज है सर। ये आपका अलग अलग स्टेट है। ईएसएम की वैकेंसीज ये हैं सर, डीईएसएम की वैकेंसीज ये हैं। जो भी आपका स्टेट है एक बार देख लीजिएगा। वैकेंसीज के नंबर ठीक है सर, है ना। लास्ट ईयर की तुलना देखिए, लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी आई थी, आपको याद होगा 13,000 14,000 वैकेंसीज आई थी। इस बार वैकेंसीज की संख्या भी कम है। बट अगर हम कैटेगरी वाइज ईएसएम डीईएसएम को देखें सर तो बहुत कम भी वैकेंसीज मैं नहीं कहूंगा, ठीक ठीक नंबर्स हैं सर। अलग अलग स्टेट में अगर मैं देखूं, है ना, यूपी में आप देखिए 51 + 18, फिर डीईएसएम की 23 वैकेंसी, है ना। ये इस तरह से ओवरऑल ठीक है। ये आप देखिए अलग अलग स्टेट में अगर मैं देखूं 35 वैकेंसीज कहां पे आई हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में 27 वैकेंसीज, है ना। और जो है वो, है ना, टोटल नंबर्स अच्छे खासे हैं अगर आप ओवरऑल देखें तो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए सर लास्ट ईयर के अगर मैं कट ऑफ के नंबर जाऊं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ का नंबर देखिए यहां पे सर 74, 76, 78, 81, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86, 75 इन जनरल बात कर रहा हूं सर मैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें 85, 81, 80, 84, 76, 77, 80, 88, सॉरी 86, 80। अब आपका सवाल है कि सर मेरी कैटेगरी में कट ऑफ क्या होगा। देखिए जब हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो लास्ट के 4 साल के अगर मैं पैटर्न की बात करूं, 2020 के अंदर भी 60 गया था, 21 के अंदर भी 60 गया था, 22 में शायद 50 गया था, 23 में जो है वो 60 गया था, ठीक है सर। मतलब मैक्सिमम जो है वो 60 ही गया था, ठीक है। एक बार ही केवल 50 हुआ है। तो अगर मैं आपको पर्टिकुलर कहूं कि ईएसएम कैटेगरी में आपको टारगेट जो है वो कितना लेके चलना है मेंस का, द आंसर इज 60 सर। 60 कट ऑफ आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप ईएसएम कैटेगरी में है या डीएसएम। ये बहुत सेफ जोन है सर, बहुत सेफ जोन है। अगर आप ये स्कोर कर लेंगे सर तो आप निश्चिंत होकर सर मेंस को यहां पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, एसबीआई क्लर्क है सर, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे याद है हमारे कुछ डिफेंस के सर लोगों का किसी का मैथ के कट ऑफ नंबर ना होने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ से वो, मतलब आईबीपीएस की मैं बात कर रहा हूं, कि नहीं हो पाया था। ऐसे ही किसी का इंग्लिश में कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, किसी का रीजनिंग में नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, ओवरऑल उनके नंबर भले बेहतर थे लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की वजह से उनका जो है वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। एसबीआई के अंदर ये अच्छा होता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता सर, तो आपको ओवरऑल नंबर को टारगेट करना है। अब मेरी बात समझिए, अभी आपने देखा कट ऑफ कितना गया, 84, 85, 80, ये कट ऑफ के नंबर है। इससे काफी कम टारगेट मैंने आपको दे दिया सर, और ये टारगेट कितना है, 60। अब 60 को आप बाइफरकेट कैसे करेंगे। आप जहां मैं एक नॉर्मल बच्चे को कहता हूं कि हाँ भाई देखो आपका 80-85 का टारगेट है तो आपको 4 सब्जेक्ट है यानी एटलीस्ट 20-22 नंबर हर एक सब्जेक्ट में आपको निकालना है। अब सर एक दिक्कत क्या होती है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के साथ, है ना, आप भी इस चीज को थोड़ा सा जो है वो बताइएगा, आपको भी क्या ऐसा लगता है या आपके साथ भी ऐसा होता है। इन जनरल हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, चाहे एएसएम कैटेगरी डीएसएम कैटेगरी के हैं, वो क्या करते हैं,
इंग्लिश को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल है, या तो बोरिंग लगती है अरे सर, फिर थोड़ा सा चैलेंज भी आता है इंग्लिश में, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इंग्लिश को साइड कर दिया जाए, मैं ज्यादा फोकस जीए पे करूंगा तो मैं जो है वो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सर ऐसा मत करिए, इंग्लिश को सर साइड मत करिए, इंग्लिश को इग्नोर मत करिए सर। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सर जिसको आप पढ़ लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा सर। ये मैक्सिमम सर, मतलब मैं ये तथ्य के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने डिफेंस के सर लोगों से बात करी, वो हमेशा ही कहते हैं अरे सर थोड़ा इंग्लिश में चैलेंज है सर, थोड़ा सा हाथ ढीला है सर, थोड़ा सा मतलब लगता है कि क्या ही इंग्लिश करें, इससे अच्छा बाकी सब्जेक्ट कर लेंगे सर, है ना। इसमें तो सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इंग्लिश को लाइट मत लीजिए सर, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें एटलीस्ट आप डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइम भी है सर अभी आपके पास जिसमें आप समय देकर रिवाइज कर सकते हैं। संतोष सर बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, संतोष सर की क्लास आप करिए, है ना। संतोष सर का जो एक जो है बैच का सीक्वेंस है, क्लास में बहुत डेप्थ डिटेल पढ़ाते हैं सर, तो आप उन्हें फॉलो करिए, आपको इंग्लिश में बहुत बेनिफिट होगा सर। अच्छी चीज है कि आप जीए को फोकस करते हैं, लेकिन आप इंग्लिश को पूरी तरह इग्नोर मत करिए सर, पूरी तरह इग्नोर करेंगे इसमें नुकसान होगा सर, ठीक है। तो आप संतोष सर की क्लास को जरूर फॉलो करिए। ये जो एक हैबिट हमारी हो चुकी है ना सर, ये थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया इसका मतलब ये तो है कि आपने मेहनत तो करी है सर, मेहनत करी है, तो जब अगले लेवल पे आप आ गए हैं सर, तो एक माइनर सी चीज के कारण अगर हमारा कट ऑफ ना क्लियर हो या एग्जाम ना निकले तो बहुत दुख होगा सर। और मैं फिर कहूंगा कि इंग्लिश में कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो दिलवा सकते हैं, अच्छा ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूं 60 नंबर का मेरा कट ऑफ है, मुझे अगर इंडिविजुअल में सब्जेक्ट वाइज जाऊं, 4 सब्जेक्ट है, मतलब मुझे 15 का टारगेट जो है वो लेके चलना है। थोड़ा पेपर में आपको दिखाता हूं, पेपर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 2024 का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था, जाहिर सी बात है ओवरऑल पेपर तो आपका डिफिकल्टी होगा, मॉडरेट होगा, यहां पे इजी वर्ड नहीं ऐड कर सकते, इजी वर्ड मेंस में आता भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इस पेपर में अगर आप यहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना बच्चों का एक स्कोर गया था। देखिए सर 98 से 160 एक एवरेज अटेम्प्ट है बच्चों के सर, एवरेज अटेम्प्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं आपको 98 नहीं जाना है सर, आपको 100 जाने नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे आपका गलत भी होगा सर, तब भी क्या आप इस नंबर को नियर अराउंड 60-65 ला सकते हैं। मतलब ये एवरेज अटेम्प्ट सर, जहां पे एक 10 में से मैं कहूं 7-8 बच्चों ने इतना अटेम्प्ट तो किया ही होगा। आइए पेपर को देखते हैं, पेपर को थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूं सर मैं, ये आपका रीजनिंग का पेपर हो गया। मेरा टारगेट सर कितना, अगर मैं 4 पेपर के हिसाब से बोलूं, 4 सब्जेक्ट के हिसाब से, तो 15 मुझे लेके चलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पजल को साइड कर देते हैं। हमेशा एक पैटर्न आता है मशीन इनपुट, मेंस में ही आता है सर, प्री में नहीं आता। मैं जब अपनी कोर्स की क्लास लेता हूं तो मैं इसके सारे टाइप को इन डेप्थ विथ एग्जांपल, विथ प्रैक्टिकल, आपको होमवर्क, विथ आपको स्टडी मटेरियल इतना करवा देता हूं कि अगर आप सर सीरियस एक एस्पायरेंट हैं सर, तो आप अच्छे से मशीन इनपुट को के सारे पैटर्न को समझ पाएंगे, जिससे आपको लॉजिक निकालने में लाइव एग्जाम में ज्यादा दिक्कत, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक टॉपिक जिसमें पका पकाया नंबर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लगभग मैं हर एक टॉपिक, हर एक कोई भी मेंस का सेशन लेता हूं सर, ये एक टॉपिक मैं जरूर करवाता हूं। लेंदी होता है, टफ नहीं होता सर, लेंदी पैटर्न होता है। स्टेप बाय सीरीज मैंने लगभग हर एक जो है वो अपने मेंस में करवाया हुआ है। कंडीशनल बेस सीरीज आसान पैटर्न सर। इसके बाद कोडेड डायरेक्शन आसान पैटर्न। न्यू पैटर्न कोडिंग आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसको जो है वो डिकोड कर पाएंगे। अजम्पशन के 8 क्वेश्चन है, लॉजिकल के मैं नहीं कहता 8 आपसे बन गए, 1-2 भी बन गए, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा 4 पजल पे आइए। 4 पजल पे ये वाली पजल अगर मैं देखूं, डेजिग्नेशन पजल सर, और अगर आप ईयर बेस्ड पजल कहें, डेजिग्नेशन बना के आपको हाइट की कंडीशन दी होती है। ये बिल्कुल लैंग्वेज अगर आप देखें टाइम टेकिंग है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न आपके लिए डूएबल होगा, ठीक है। इसके बाद मंथ वाली पजल सीधे सीधे 2 वेरिएबल, एसबीआई पीओ प्री हम लोग करते हैं, जो भी पजल करते हैं 2 वेरिएबल वाली करते हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन, ठीक है। चलिए मान लेते हैं बॉक्स वाले में या वैकेंट वाले में आपको डाउट होगा, बॉक्स विथ वेरिएबल आपके लिए सीधा सीधा डूएबल मैनर में है। फिर भी अगर मैं पजल को साइड कर दूं सर, तो आप बताइए 5 4 9 2 11 13 13 4 17 17 20 21 नंबर आपको मैं बिना पजल बताए कर रहा हूं कि आपके 21 नंबर डूएबल मैनर में बन जाएंगे। उसमें भी मैं कहता हूं कि आपसे गलत हो गया सर, 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आप 15 16 की रेंज यहां बना पा रहे हैं।
तो मेंस में सर एक चीज बहुत जरूरी है, प्री वाली अप्रोच लेके मत आइएगा। अगर आपने प्री में अभी स्पीड में कर लिया सर, आपको 2 + 2 4 आता है तो ठीक है, प्री में आपसे पूछता है कि हाँ 4 × 3 कितना होगा, क्योंकि यही प्री का पैटर्न है। लेकिन मेंस में आपसे पूछ लेगा कि 4 × 3 + 2 - 3 / 5, अब बताओ वैल्यू क्या है। तो मेंस में आपसे डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है, ठीक है। इसलिए सर मेंस को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मुझे ना सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप चाहे एक नॉर्मल स्टूडेंट है सर, या आप एक जो है वो एक्स सर्विसमैन है, मैं हमेशा ये कहता हूं सारे क्वेश्चन हमें करके नहीं आना है, हमें सेलेक्टिव अप्रोच करनी है ताकि मेरा मेंस क्लियर हो जाए। मुझे वो पर्चा लेके पूरे गांव में नहीं बांटना है सर, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है, बस मुझे केवल 15-16 मार्क्स मेरे बन जाए, और एटलीस्ट इतने बन जाते हैं सर, क्योंकि जब मैंने अभी आपको अटेम्प्ट दिखाया 98 से 107 एक एवरेज अटेम्प्ट है सर। मतलब देयर इज मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि हाँ भाई हमने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है। कट ऑफ के नंबर आप देखिए, कट ऑफ के नंबर 85 गया है सर, 86 गया है, 80 गया है। आपको उतना भी नहीं लाना है, आपको सर 60 का टारगेट है। तो आपके लिए ओवरऑल विन विन सिचुएशन है अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से समझ पाए तो। एक और एग्जांपल जो है पेपर में दिखाता हूं। अच्छा, मैथ्स को भी देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए सर, ये आपने प्री में पढ़ा है, बस इसका लेवल थोड़ा हाई हो गया। ये डीआई, ठीक है सर, लेवल अप तो आएगा ही। देखिए अर्थमेटिक के 16-17 क्वेश्चन है सर, ये आपने प्री में पढ़ा हुआ है। हाँ ठीक है, लेवल थोड़ा अप होगा, यहाँ पे प्री वाला लेवल नहीं होगा सर, एक लेवल अप हो जाएगा। बट आप देखिए ना सर, 16-17 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को इसके साथ ऐड कर लीजिए, 17 में से अगर आपने 3-4 भी बना लिया, 3-4 भी बना लिया, नीचे के आपने क्वेश्चंस कर लिए, इसमें एक 8 डीआई आपसे बन गई, तो जो टारगेट हमारा है वो तो कंप्लीट हो जाएगा ना सर। टारगेट तो कंप्लीट हो गया ना सर। हमें मतलब किससे, हमें मतलब इससे है कि मेरा टोटल 60 का टारगेट है, 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे क्या ऐसा नंबर मैं गेन करूं कि ये सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो जाए, दैट्स इट। ये अप्रोच आपको एग्जाम में भी लगाना है कि हाँ भाई मैं पेपर देखूंगा ना, मुझे पहले ये देखना है कौन कौन से नंबर जो है वो टॉपिक मेरे लिए डूएबल मैनर में है। अब आ जाइए इंग्लिश में, चलिए 2 डीआई, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर, मैच द कॉलम, स्टार्टर। सर इसमें तो ये तो है ना सर कि इसका अगर हम बेसिक समझ जाएं, थोड़ा नियम समझ जाएं, संतोष सर की क्लास देख लें, संतोष सर का जो एक एक्सप्लेनेशन है, जो तरीका है वो समझ लें सर, इन टॉपिक्स में मार्क्स तो हम गेन कर ही सकते हैं। मैं फिर कहूंगा सर, इंग्लिश में हमें हल्के में इंग्लिश को नहीं लेना है सर, एकदम हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप कर सकते हैं सर, ये समझिएगा। अच्छा, अगला एक और पेपर देखते हैं, एक और शिफ्ट का एग्जाम। इसमें देखिए क्या क्या डूएबल है। सबसे पहले मशीन इनपुट, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी बहुत इजी होती है सर, बहुत इजी। कोडेड सिलॉग, कोडेड डायरेक्शन, लॉजिकल, न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। मैंने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग आपसे नहीं बना, अभी मैंने पजल को टच नहीं किया। 5 1 6 3 9 12 15 15 4 19 23 डेटा सफिशिएंसी आसान होता है। 23 4 27, 27 में से भी आपके 5 6 7 गलत हो गए सर, तब भी आपके 18-20 नंबर बन रहे हैं, तब भी आपके 18-20 नंबर बन रहे हैं, और अभी मैंने पजल को टच नहीं किया। कौन सी पजल डूएबल है? डायरेक्शन वाली पजल सर, इसमें कुछ नहीं है। होता क्या है, एक्सिस बेस्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन से 4 लोग निकले होंगे, एक नॉर्थ की ओर गया होगा, एक ईस्ट की ओर गया होगा, एक वेस्ट की ओर गया होगा, एक साउथ की ओर गया होगा। वो नॉर्थ की ओर घूमते घामते गया, सांप जैसे गया होगा, पहले इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, ऐसे ये भी सांप जैसे गया होगा, ये भी सांप जैसे गया होगा। इतना आपको बनाना है सर, बनाने के बाद वो वही पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का ये पॉइंट, इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, अगर x के 2 मीटर नॉर्थ में b हो तो b और c की दूरी क्या होगी, काइंड ऑफ क्वेश्चन सर, जो डायरेक्शन को आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। पजल पे आ जाइए। पजल पे सर, ब्लड वाली पजल, हमने ब्लड के पजल का नियम जाना है। किसी भी तरह का ब्लड पूछा जाए सर, चाहे वो लीनियर हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, फ्लोर हो, बॉक्स हो, पहले हम ब्लड का डायग्राम बनाते हैं, फिर आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर आप ये अप्रोच भी समझ जाएंगे सर, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसको साइड कर रहा हूं तो भी आपके नंबर सर 30-31 हो रहे हैं। उसमें मैंने कहा कि आपसे 10-12 गलत हो गए तो भी आपके 18-20 नंबर यहां पे गेन हो रहे हैं सर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेंस में सेलेक्टिव अप्रोच करनी है। 60 नंबर है, 4 सब्जेक्ट है सर, आपने उसको बाइफरकेट कर लिया। अब बस उतना नंबर मुझे कैसे लाना है, बस वो मेरा टारगेट होना चाहिए। बस एग्जाम को मैं अच्छे से फोकस कर लूंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए, मैथ्स की बात करते हैं सर। क्वाड्रेटिक, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी, मिसिंग नंबर सीरीज। इसके बाद देखूं अर्थमेटिक, 16 क्वेश्चन है सर, 16 क्वेश्चन। अभी आप सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को आपने प्री में पढ़ा है, लेवल अप हो गया होगा सर, ठीक है। तो बस आपको 16 में से अगर आप सेलेक्टेड नंबर भी बना लेंगे, नीचे के टॉपिक्स को अगर आप ड्रॉ कर लेंगे, एक आध डीआई के 2-4 क्वेश्चन आपसे बन गए, आप ओवरऑल नंबर गेन कर सकते हैं सर। इंग्लिश पे आ जाइए।
इंग्लिश में देखो सर, 2 आरसी है, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, एरर, वर्ड यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, थीम डिडक्शन, ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। आप इसमें से डिसेंट मार्क्स कर सकता है। मैं फिर कहूंगा सर, इंग्लिश को हल्के मत लीजिए सर, हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा संतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत शानदार टीचर हैं, उनको आप जरूर फॉलो करिए, आपको इससे हेल्प जो है वो काफी मिलेगी। ठीक है सर, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसके अटेम्प्ट्स देखिए सर, अगेन इसके अटेम्प्ट्स यहाँ पे 100 के आसपास है, 100 के आसपास सर एवरेज अटेम्प्ट्स हैं, 100 के आसपास इस पेपर के। 100 मतलब मैं आपसे 100 भी नहीं कर रहा, सीधे 40 माइनस कर दिया, सीधे 40 माइनस कर दिया सर। मतलब सोचिए, एक बिगिनर बच्चा होगा जिसको स्ट्रेटजी समझ में आ गई, उसे मालूम है कि पजल की या रीजनिंग की अप्रोच कैसे करनी है, मैथ की कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे करनी है, जीए की कैसे करनी है, डिसेंट मार्क्स को तो बना ही लेगा ना सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो ये टारगेट है आपका सर 60 का, इसे आप गेन कर सकते हैं। आपको करना क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब सर सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि आपके लिए टॉपिक जो है वो कवरेज जरूरी है। मान लीजिए अभी आप बिगनर हैं, आपने कहा कि सर मुझे ना भी मेंस को टॉपिक वाइज पढ़ना है। मान लीजिए आपने टॉपिक वाइज पहले पढ़ना स्टार्ट किया। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं सर, यहां पे मॉक हटाइए, सेक्शनल मॉक सॉरी, यहां पे मैं सर सेक्शनल मॉक यहां पे ऐड कर देता हूं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई एक मॉक तो आपने लिया ही होगा सर, कोई एक मॉक तो आपके पास होगा ही। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, उसका सेक्शनल मॉक होता है। सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए सर। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा हमारे ईएसएम और डीएसएम के सर लोगों के लिए कि आप लोग सेक्शनल मॉक से जरूर शुरू करिए सर। आप सबसे पहले सर अपने मॉक टेस्ट में सेक्शनल मॉक वाले कॉलम को इंपटी कर डालिए, मतलब सारे मॉक दे डालिए सर मेंस वाले। ये बहुत हेल्प करेगा सर, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका सेक्शनल मॉक दीजिए, फिर टॉपिक कंप्लीट होगा, सेक्शनल मॉक दीजिए। जाहिर सी बात है, सेक्शनल मॉक देंगे, आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। उस पर आप ये देखेंगे कि क्या आपसे गलती हुई है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने किया, जैसे ही आपको ट्रैक मिला वापस आपने मॉक दिया। इस पैटर्न को आप रिवाइज करते जाइए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, कोई हमारे ऐसे ईएसएम कैटेगरी में है जो रिपीटर हैं, ऐसे डीएसएम के सर लोग हैं जो रिपीटर है। रिपीटर मतलब जिनका सिलेबस हो गया है, एक आध उन्होंने मेंस दे दिया है, अब उनको लगता है कि सर मुझे सिलेबस तो आता है सर, मेरे बारे में बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप कहते हैं कि आपने मैथ्स के सिलेबस को आपको पता है कैसे है, तो आप कंप्लीट मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक एरियाज देखिए सर, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट पे आइए, वापस मॉक दीजिए। यहां पे सर आपका ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस पे एक्यूरेसी और परसेंटाइल बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्री में हो सकता है कम होगा सर, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आप ध्यान रखिएगा सर, अगर आपका एक्यूरेसी और परसेंटाइल का कॉलम हर एक मॉक में 80-85 के ऊपर है, तो आपकी एक एक्यूरेसी परसेंटाइल अच्छी मानी जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको आप मेंटेन रखिए। अगर आपका मार्क्स सर 80 से कम आया परसेंटाइल और एक्यूरेसी में, मतलब आपका परसेंटाइल 80 से कम या एक्यूरेसी 80 से कम, तो सर वहां पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस को एवरेज मानी जाएगी, आपको और हार्डवर्क करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपका सर टोटल परसेंटाइल या एक्यूरेसी 70 से भी कम है सर, तो ये एक वर्स्ट केस माना जाएगा। मतलब इसमें अभी आपको बहुत काम करने की आवश्यकता होगी सर। जितना ज्यादा आप अभी, क्योंकि सर अभी समय है आपके पास, ये समय को आप यूटिलाइज कर लेंगे, आप मेंस को जो है वो अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। इन मिस्टेक्स को आज ही आपको एनालिसिस करना है सर। आप देखिए कि आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, क्या आपसे गड़बड़ी हो रही है, क्या ये कॉलम पे आप सही मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर दिक्कत हो तो मैं इसको इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। ये आपका एक बेसिक टास्क होगा सर। अब हमारे डीएसएम और ईएसएम के सर लोगों का यहां पे सवाल होता है कि सर मेरा एक प्री का मार्क्स ठीक ठीक हो गया है सर, मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं। देखिए सर, मेंस एक चीज तो ये होती है कि आप सेल्फ कर पाए, आप खुद से कर ले सर, लेकिन खुद से करने में एक चैलेंज ये होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, रिसोर्स नहीं पता, टॉपिक वाइज नोट्स कैसे पता जो है वो नहीं पता, मेंटरशिप गाइडेंस मैं कैसे फॉलो करूं मुझे नहीं पता। ये सब चीजें दिक्कत करती हैं, जो कि आपके गोल को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं सर, तो आपको सिलेबस का कवरेज मिलता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं, प्रैक्टिस रिवीजन का कंटेंट मिल जाता है, स्टडी नोट्स मिल जाता है सर, गाइडिंग मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी सफलता में आपके लिए मदद करता है सर। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीटली लॉन्च किया है सर। एक तो हमने यहां पे लॉन्च किया है सर शौर्य मेंस का बैच। क्या मैं यहां पे दिखा पा रहा हूं? जस्ट अ बिट,
शौर्य मेंस का बैच क्या यहां पे है? शायद नहीं। एक तो सर सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये वाला बैच है, एक्स सर्विसमैन वाला बैच है। एक्स सर्विसमैन सर ओवरऑल जो है वो आपके आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके प्री और मेंस का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच है सर। इसमें आपको कंप्लीट कवरेज आरआरबी क्लर्क का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर, एक हमने मेंस का बैच लॉन्च किया। आप कोई भी एक वीडियो देखिएगा सर, जैसे अभी आप इस चैनल पे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, या फिर आज ही मैंने अभी एक लाइव आईबीपीएस क्लर्क का एक पेपर लिया था, इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, यहां पे आपको शौर्य जो है वो बैच मिल जाएगा, जो कि मेंस का डेडिकेटेड बैच है। ये आप लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस का एक डेडिकेटेड बैच है सर। यहां पे आपको एसबीआई क्लर्क का प्री से लेके मतलब कंप्लीट मेंस का स्ट्रक्चर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत डिसेंट प्राइसिंग हमने रखी है सर, जो आपकी मेंस की स्टडी में आपकी काफी हेल्प करेगा। ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, इस वीडियो के भी या फिर किसी भी वीडियो के, वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है सर। एक तो ये हो गया। दूसरा ये सर, जो लोग अभी, जो हमारे डिफेंस के सर लोग आरआरबी क्लर्क को भी टारगेट करने वाले हैं अगले 1-2 महीने के बाद, उनके लिए एक्स सर्विसमैन 2.0 डेडिकेटेड बैच है सर, जो आपके आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन को बिल्कुल जो है वो हेल्पफुल होगा। जो हमारे सर लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, केवल रीजनिंग जो है वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा कंप्लीट एक सब्सक्रिप्शन होगा सर, जिसमें रीजनिंग का सारे के सारे बड़े बैचेस आपको, नीव फाउंडेशन मिल जाएगा मेरा, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज मिल जाएगा, एसपीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच मिल जाएगा, और आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच मिल जाएगा। इसकी 1 साल की प्राइसिंग केवल और केवल 799 रखी गई है सर। इसको भी आप कहां से अवेल कर सकते हैं? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जैसे ही आप इस वीडियो में गए, जो कि आज ही मैंने लिया आईबीपीएस क्लर्क का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको रीजनिंग नायक जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये बैच की लिंक मिल जाएगी सर। यहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा एक और पैकेज है, दैट इज बैंक महानायक। बैंक महानायक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक जो भी बैचेस आएंगे, उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा, जो कि 1.5 साल के लिए 1599, 2 साल के लिए 1999, 3 साल के लिए 2699। यहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बैच शौर्य मेंस का बैच है सर। शौर्य मेंस का बैच एसबीआई क्लर्क का डेडिकेटेड मेंस का बैच है। एक और बैच आप लोगों का रीजनिंग नायक, जिसमें रीजनिंग के मेरे सारे बड़े बैचेस का एक्सेस आपको यहां मिल गया, ठीक है सर। और तीसरा सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क का बैच है सर, जो आरआरबी क्लर्क को डेडिकेटेड हमने ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए दिया है सर, ठीक है। और चौथा सर यहाँ पे बैंक महानायक। आप देख सकते हैं जो भी आपकी बेस्ट जो है वो सूटेबिलिटी हो, उसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी सर मेंस की है, इसको फॉलो करना स्टार्ट करिए सर, ठीक है। और मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपने अभी लेटेस्ट में कोई मेंस का मॉक दिया है, लेटेस्ट में आपने अभी अगर कोई मेंस का मॉक दिया है सर, तो आपका उसमें टोटल स्कोर कितना आया है? आपका इंडिविजुअल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का स्कोर क्या है, और उस पर्टिकुलर मॉक का आपका परसेंटाइल कितना बना है सर? ये आप सारे सर लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट होता है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू।